Hello students, welcome back to your channel. My dear, सबसे पहले तो भाई सॉरी भाई, आपका लेक्चर बहुत दिनों बाद आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बीमार था और इस कारण डिले हो गया, लेकिन एनी हाउ आई ट्राई माई बेस्ट। अब मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस फिनिश करूं। बच्चे, हमने शुरू किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लास्ट लेक्चर में। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने फ्यूल के प्रिंसिपल शुरू किए थे और हमने 8 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। आज मेरे बच्चे जो रिमेनिंग 6 हैं वो हम करेंगे। टोटल 14 प्रिंसिपल हैं फ्यूल की। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। मेरे बच्चे, स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या बताता है? अब देखिए, किसी भी आप कंपनी में चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, हमेशा एक हायरार्की होती है जो डिफाइन करती है किस कंपनी में टॉप पोजीशन पे कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, फिर उससे नीचे कौन है। जैसे कि हमने स्कूल की बात करते हैं आपकी, अब आपके स्कूल में भी एक हायरार्की है कि मान लो सबसे टॉप पे चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल के नीचे एचओडीज है, एचओडी के नीचे टीचर्स है। तो ये क्या है? ये एक स्केलर चेन है अथॉरिटी की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। तो ये हमें क्या डिफाइन करती है कि किसी भी कंपनी में जो ऑर्डर है, जो कम्युनिकेशन है, वो कैसे ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे फ्यूल कहता है हर कंपनी में ऐसी एक स्केलर चेन होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि क्लियर हो कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि मान लो एक कंपनी है, अब इस कंपनी में सबसे टॉप पे ये एस बैठा हुआ है। अब मान लीजिए ए को कोई इंफॉर्मेशन देनी है ई को, तो वो कैसे जाएगी? ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। दिस इज माय डियर स्केलर चेन। आप स्केलर चेन में देखिए क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन पता लग रही है, कैसे ट्रेवल कर रही हैं। अब जैसे देखो, एल को मान लो ओ को बताना है, तो एल किसको बताएगा? एम को, एम किसको बताएगा? एन को, और एन किसको बताएगा? ओ को। तो ये स्केलर चेन है जो क्लियर बता रही है कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेंगी हमारी कंपनी के अंदर, ऑर्डर कैसे ट्रेवल करेगा। कि जैसे अब ए ऑर्डर देगा बी को, बी ऑर्डर देगा सी को, सी ऑर्डर देगा डी को। लेकिन यहाँ पे फ्यूल ने एक बात और भी बोली कि ठीक है, हमें स्केलर चेन को फॉलो करना है। क्या होती है स्केलर चेन? स्केलर चेन होती है मेरे बच्चे फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। तो ये है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, कहां से चलेगी? हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। अब मेरे बच्चे, अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो फ्यूल कहता है, मान लो कभी इमरजेंसी आ जाए, सपोज करो डी को इंफॉर्मेशन देनी है ओ को। अब ये स्केलर चेन से जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? डी सी को बताए, सी बी को बताए, बी ए को बताए, ए एस को बताए, फिर एस एल को बताए, एम एन करते करते ओ तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। तो फ्यूल ने कहा इमरजेंसी में डी डायरेक्ट ओ से बात कर सकता है। और जब स्केलर चेन को हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं गैंग प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यूज के लिए। इसे क्या बोल देते हैं? गैंग प्लान। लेकिन ये कब यूज किया जाएगा? जब इमरजेंसी होगी, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब अगर इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं, अगर इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है, इट एंश्योर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली जब आपको पता लग गया इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेंगी और आप स्केलर चेन को फॉलो करते हो, तो बड़ा स्मूथली, बड़ा सिस्टमेटिक वे से कम्युनिकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। Then lead to systematic working definitely। जब सिस्टमेटिकली कम्युनिकेशन होगी, हर किसी को काम टाइम पे पता लग जाएगा, तो उससे क्या होगा? आपकी जो वर्किंग है कंपनी की, वो भी और बेटर हो जाएगी, सिस्टमेटिकली हो जाएगी। एंड फैसिलिटेट कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। भाई, कंट्रोल करना कितना इजी हो गया, कम्युनिकेट करना कितना इजी हो गया, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कौन किसके ऊपर है, कौन किससे नीचे है, कौन ऑर्डर ले रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है।
नो कम्युनिकेशन गैप, और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। मतलब कुल मिला के अगर स्केलर चेन को आप फॉलो करते हैं तो आपको अपनी कंपनी में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर पर्सन को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब लेकिन अगर आपने इसको वॉयलेट कर दिया, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मर्जी इसको मर्जी ऑर्डर दे रहा है, कहीं भी कम्युनिकेशन ट्रेवल कर रही है, मतलब आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान क्या होगा? सबसे पहला नुकसान होगा मेरे बच्चे, इससे जो हमारी एफिशिएंसी है और जो इफेक्टिवनेस है वो डेफिनेटली डिक्लाइन हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिली, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उससे एफिशिएंसी भी गिरेगी और इफेक्टिवनेस भी अफेक्टेड होगी। अब मेरे बच्चे, डेफिनेटली इट मे नॉट लीड टू द अचीवमेंट ऑफ डिजायर गोल। जो आपका डिजायर गोल है आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। भाई टाइमली कम्युनिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली कंपनी जो अपना गोल है उसे अचीव नहीं कर पाएगी। एंड डेफिनेटली इट आल्सो लीड टू कम्युनिकेशन गैप, इससे कम्युनिकेशन गैप भी होगा। इंक्रीज इन द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो जब टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो कंपनी के अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करना चाहिए। हर कंपनी के अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्केलर चेन होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बड़ा ही मस्त प्रिंसिपल है भाई, मैं सच्ची बताऊं, मेरा फ्योल का ना बिग फैन हूं। बोला इतने टाइम पहले क्या जबरदस्त प्रिंसिपल दिए हैं, और मैं बताऊं ये प्रिंसिपल ऑर्डर तो आप अपने घर में अप्लाई करके देखो और आप देखो आपका टाइम कितना बचेगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं, एक मटेरियल ऑर्डर होता है, एक सोशल ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर ये कहता है कि कंपनी के अंदर जो भी आपकी आइटम है, जो भी आइटम्स आप कंपनी में यूज करते हो, रिसोर्सेज यूज करते हो, टूल्स यूज करते हो, इक्विपमेंट्स यूज करते हो, इन सब का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और इनको आपने वहीं पे रखना है। क्या कहता है मटेरियल ऑर्डर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे आइटम आप यूज करते हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, कोई फर्नीचर है, कोई स्टेशनरी है, इन सब का एक पर्टिकुलर प्लेस हो और इनको वहीं पे रखा जाए। दूसरा होता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर कहता है कि जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं, हर वर्कर का काम करने की एक जगह होती है, उसका कोई ऑफिस होता है, कोई कैबिन होता है या तो वर्क प्लेस होता है, तो जो उसकी जगह है उसको वहीं पे रहना चाहिए। ये क्या कहता है सोशल ऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, तो उनका ऑफिस है, तो प्रिंसिपल को अपने ऑफिस में रहना चाहिए, या कहीं और है तो पता होना चाहिए कि इस समय उसकी जगह कहाँ है। या जैसे क्लरिकल ऑफिस है, उसमें क्लर्क बैठते हैं, तो क्लर्क को वहीं पे बैठना है, अपने क्लरिकल ऑफिस में बैठना है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब हर पर्सन अपनी जगह में होगा, हर आइटम अपनी जगह पे होगी, तो आपको उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखो ना, घर में कितना कॉमन एग्जांपल है, सुबह उठते हैं, कई बार हमें वो एक्टिवा की नहीं मिल रही होती, बाइक की नहीं मिल रही होती, ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जगह नहीं बनाई, कभी टेबल पे रख दिया, कभी बेड पे रख दिया, कभी कहीं रख दी, और सुबह चाबी को ढूंढ रहे हैं। और आज अगर हम घर में ये प्रिंसिपल बना लें कि भैया चाबी की जगह ये है, हर कोई यहीं रखेगा, तो आप देखो आपका कितना टाइम डेली बचेगा। इसी तरह मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय ने अपनी बैठने की जगह फिक्स नहीं की हुई, कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं, मान लो बॉस को एक एम्प्लॉय को बुलाना है, तो उसको ढूंढने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है हर चीज को अपनी जगह पे रहना चाहिए, चाहे वो हमारे पर्सन है, चाहे वो हमारा मटेरियल है, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो दिस इज माय डियर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या कहता है ये? हमें दो ऑर्डर फॉलो करने हैं, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर इज फॉर फिजिकल रिसोर्सेज। क्या कहता है ये? अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और दूसरा कौन सा होता है? सोशल ऑर्डर। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए है। ये कहता है प्रॉपर प्लेस फॉर एवरी पर्सन एंड एवरीवन इन हिज प्लेस, कि जो आपकी जगह है आपको वहीं पे रहना है। अब अगर इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं तो इसका एडवांटेज क्या होने वाला है? सबसे पहला एडवांटेज होने वाला है कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बट डेफिनेटली जब हर चीज़ अपनी जगह पे होगी तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, चाहे वो हमारा मटेरियल रिसोर्सेज है, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है। सेकेंड, हमारा टाइम बचेगा, नो लॉस ऑफ टाइम।
उनको ट्रेस करने में, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, पता लगे। अब सपोज कीजिए एक अपना लाइब्रेरियन है, ठीक है, उसकी जगह है कि वो लाइब्रेरी के अंदर बैठे। अब प्रिंसिपल को मान लीजिए उससे काम था, तो प्रिंसिपल ने पीएन को भेजा कि जाकर लाइब्रेरी में तो हमारे लाइब्रेरियन है उनको बुला के लाइए। अब पता लगा वो कहीं और बैठे हुए थे। अब पीएन ने पूरे 15-20 मिनट लगा दिए, पूरे स्कूल का राउंड लिया, फिर जाके वो लाइब्रेरियन को, जो लाइब्रेरियन है वो मिले। तो कितना टाइम इसमें वेस्ट हो गया। लेकिन अगर हर बंदा अपनी जगह पे बैठा होगा तो आपको टाइम बचेगा, उनको ट्रेस करने में टाइम नहीं लगेगा। बेटर डिसिप्लिन होगा डेफिनेटली, जब हर चीज़ अपनी जगह पे होगी डिसिप्लिन भी बेटर होगा। इट लीड टू स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ अपनी जगह पे है, टाइमली अवेलेबल है, तो अभी कंपनी के अंदर सिस्टमेटिकली बड़े प्यार से, आराम से काम चलेगा, स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसको वॉयलेट कर दिया, तो वॉयलेट करने का मतलब क्या है? जिस पर्सन का जहाँ मन कर रहा है वहाँ बैठ रहे, कोई भी चीज़ आपने कहीं भी रख दी उठा के, कोई टूल्स कहीं है, कोई इम्प्लीमेंट कहीं पे है, कोई फर्नीचर कहीं पे है, स्टेशनरी कहीं पे है, जहाँ मन किया उसको उठा के रख दिया। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस गिरेगी। डेफिनेटली आपको जब चीज़ें टाइम पे नहीं मिलेंगी, आप टाइम पे काम नहीं कर पाओगे, आपकी एफिशिएंसी भी गिरेगी और इफेक्टिवनेस भी गिरेगी। अब मे नॉट लीड टू अचीवमेंट ऑफ डिजायर गोल। डेफिनेटली जब टाइम पे काम नहीं कर पाओगे, चीज़ें टाइम पे मिलेंगी नहीं, अपने गोल को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड इट आल्सो लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। कितना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उन आइटम्स को लोकेट करने में, उनको ढूंढने में, रिसोर्सेज को। तो यानी कि इसके काफ़ी सारे नुकसान होने वाले हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि टाइम की कितनी वेस्टेज होगी, और जो आपका गोल है वो आप टाइमली अचीव नहीं कर पाओगे। तो माय डियर, इसलिए इस प्रिंसिपल को तो मैं बोलूँगा अपने घर में भी ज़रूर फॉलो करा करो। एक रूटीन बना लो भैया, हर चीज़ की जो जगह है ना बस वहीं रखेंगे, चाहे मेरा पेन है, मेरी कॉपी है, मेरी किताब है, मेक ये रूटीन। अब आता है मेरे बच्चे अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बहुत प्यारा प्रिंसिपल है ये भी। फ्योल कहता है देखो, आपको अपनी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं जो अभी कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहते हैं कि अभी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, गांव के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं, अच्छा अलग अलग रिलीजन्स के लोग भी हैं। आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये मेरी जात का है भाई, इसको मैं थोड़ी ज़्यादा वेटेज दे दूं, ये मेरे गांव का बंदा है, इसको कुछ वेटेज दे दूं, ऐसा कुछ नहीं करना। या ये मेल है, इससे ज़्यादा काम ले लूं, फीमेल को मैं थोड़ा सा कम काम दे दूं, ऐसा आपने नहीं करना। वो कहता है कि कंपनी में आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी। यानी ये कहता है कि आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। कि आपका फेयर होना चाहिए, आपको अच्छे से हंसी कर किसी के साथ, कोई चीटिंग नहीं। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें आपकी बड़ी अच्छी गुडविल बनेगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, वो खुश होकर काम करेंगे। यार कितना बढ़िया है, सबको एक जैसा ट्रीट करता है, एक जैसा रेन्यूमरेशन मिल रहा है, एक जैसा काम मिल रहा है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। तो ऐसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बनती है। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पुनिश। वो कहता है किसी को भी आपने फेवर भी नहीं करना और किसी को पुनिशमेंट भी नहीं देनी है, मतलब किसी को भी अनड्यू आपने वेटेज नहीं देनी है। ये प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब अगर हम इसको मानते हैं तो क्या बेनिफिट होने वाले हैं? सबसे पहले एडवांटेज, इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। डेफिनेटली देखो, जब वर्कर को आप अच्छे से ट्रीट करोगे, कोई अपनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, तो उनकी लॉयल्टी जो है वो बढ़ेगी, जो डिवोशन है कंपनी के लिए बढ़ेगी। इट इनहेंसेस जॉब सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली जब आपने सबको इक्वली ट्रीट किया, जो पर्सन जो डिजर्व करता है उसको वो दिया, तो उससे उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी कि यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। देन इट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ है मोटिवेट होंगे और उनका मोरल भी बूस्ट होगा। फिर जब आप सबको एक जैसे ट्रीट कर रहे हो, एक जैसी सैलरी दे रहे हो, एक जैसा मतलब उनको जो भी उनके साथ बिहेवियर है सबके साथ सेम है,
तो उससे वो मोटिवेट होंगे, उनका मोरल और हाई होगा कि यहाँ पे सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी ट्राइब का है, किसी भी रिलीजन का है, लाइक दैट। स्किल्ड एम्प्लॉयज ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल। अब जो स्किल्ड एम्प्लॉय है वो क्या सोचेगा कि भैया यहाँ तो जो मैं बंदा डिजर्व करता है उसको वो मिलता है, तो मैं अपने स्किल को और इम्प्रूव करूँ ताकि मेरे को और बेटर एडवांटेज मिले, अच्छी बेटर सैलरी मिले और अच्छी पोजीशन मिले। और जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय है ट्राई टू अचीव सम स्किल, उसको लगेगा देखो अब आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो स्किल्ड वर्कर है उसको उसके हिसाब से ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, ज़्यादा अच्छी वेटेज दे रहे हो, जो अनस्किल्ड है उसको आप कम वेटेज दे रहे हो, कम सैलरी दे रहे हो, तो दोनों इससे मोटिवेट होंगे। अनस्किल्ड कुछ ना कुछ स्किल सीखेगा ताकि मेरे को और अच्छी सैलरी मिले और अच्छी पोजीशन मिले, जो स्किल्ड है वो अपने को और इम्प्रूव करेगा ताकि मेरे को और बेटर मिले। तो इससे दोनों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो किया। अब इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है? अगर अब आपने डिस्क्रिमिनेशन करनी शुरू कर दी, भाई मेल को सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, फीमेल को कम दे रहे हैं, आपका कोई अपने रिलीजन का पर्सन आ गया उसको आपने सैलरी ज़्यादा दे दी, दूसरे को कम दे दी, तो इन दैट के जो अगर आप भेदभाव करने लग गए, डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए, तो उसके वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1, आपका जो स्टाफ है वो क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। स्पेशली स्किल्ड वर्कर, एक स्किल्ड वर्कर है, आपने उसको वेटेज नहीं दी, अनस्किल्ड को वेटेज दे दी क्योंकि वो आपकी जानकारी में था, तो उससे क्या होगा? वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। स्किल्ड वर्कर लूज कॉन्फिडेंस, और उनका जो कॉन्फिडेंस है कंपनी के अंदर वो भी लूज हो जाएगा, और इससे जो एफिशिएंसी है वो भी गिर जाएगी स्किल्ड वर्कर की। देखो मेन प्रभावित कौन होंगे? स्किल्ड वर्कर, क्योंकि उनको बुरा लगेगा ना हमारे साथ चीटिंग हो रही है कि हम डिजर्विंग हैं, स्किल्ड है, और दूसरे पर्सन को आप ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, तो उससे उनका डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, एफिशिएंसी गिरेगी। और देखो अनस्किल्ड वर्कर और केयरलेस हो जाएगा, उसको पता है कि यार मेरे को तो चांस मिल ही जाना है, मेरे नोन में है, लाइक दैट। क्योंकि अनस्किल्ड को क्या पता लग गया कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर मेरी थोड़ी सी उनसे जान पहचान है तो मेरे को वेटेज मिलेगी, तो वो और केयरलेस हो जाएगा। छोड़ो ना क्या करना है इंप्रूव करके, प्रमोशन तो हो ही जानी है, सैलरी तो बढ़ ही जानी है। देन मे लीड टू हाई लेबर टर्नओवर। इसमें क्या होगा? जो स्किल्ड वर्कर है ऐसी जगह पे काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे गधे घोड़े सब एक बराबर हैं, तो वो उस जगह को छोड़ के चला जाएगा, तो लेबर टर्नओवर रेट भी यहाँ पे बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कह देते हैं इसको। क्या कहता है प्रिंसिपल? फ्योल कहता है देखो जब आप कोई पर्सन अपॉइंट करते हो, कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करते हो अपनी कंपनी में, तो बड़े ध्यान से उसको अपॉइंट करो, अच्छे से उसका इंटरव्यू लो, अच्छे से उसको चेक करो, जो आपने टेस्ट लेने हैं लो, बड़े ध्यान से सिलेक्शन करो। लेकिन एक बार अगर आपने उसको सिलेक्ट किया तो फिर उसको पूरा टाइम दो अपने को प्रूव करने का, अपनी एफिशिएंसी दिखाने का, अपने स्किल को प्रूव करने का। मतलब वो कहता है कि देखो आपने एक पर्सन को अगर हायर कर लिया है तो अब उसको थोड़ा टाइम दो ताकि वो अपने को पूरा प्रूव कर सके। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक मैनेजर आता है कंपनी के अंदर, अब वो नया नया मैनेजर आया है, तो उसको कंपनी में आने में, सेट होने में, अपने को प्रूव करने में कम से कम 1 सेशन तो लगेगा, 1 ईयर तो लगेगा, तो उसको मिनिमम इतना टाइम दें। ये नहीं कि कल ही पर्सन आया है और आप बोलो कि हाँ भाई 1 महीना हो गया आपको आए हुए, बताओ तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, तुमने क्या कंपनी के अंदर चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको मिनिमम चांस दें, मतलब एकदम उसको ना निकालें। दूसरा फ्योल ने एक बात और भी कही कि आप उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर भी ना करें। कई बार क्या होता है हम एम्प्लॉयज़ को ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं, मान लो हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हमने कहा चलो ऐसा करो 15 दिन तुम ब्रांच ए में चले जाओ, फिर 15 दिन बाद बोला ब्रांच बी में चले जाओ, फिर बोला 15 दिन बाद ब्रांच सी में चले जाओ, तो वो जो वर्कर है उसका कहीं दिल लग ही नहीं पाएगा, वो टिक ही नहीं पाएगा, एक जगह सेट होने लगेगा, आप उसे कहीं और भेज देती हैं, तो इस कंडीशन में बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और काम ढंग से नहीं करेगा, और हो सकता है अभी कंपनी को छोड़ के भी चला जाए। तो आपने क्या करना है, 2 बातों का ध्यान रखना है कि जब वर्कर को अपॉइंट किया है तो उसको मिनिमम टाइम पीरियड दें अपने को प्रूव करने का, एकदम उसको मत निकालें। और दूसरा, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ना करें, ट्रांसफर ना करें, नहीं तो वर्कर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो आपकी कंपनी में टिक के काम नहीं करेगा, दिल से काम नहीं करेगा, और मैं भी छोड़ के भी चला जाए। तो दिस इज माय डियर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। क्या कहता है ये? आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय इजिएस प्रोसीजर, आप प्रॉपर सेलेक्ट करो, द सिलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर ए मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट। उसको एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए रखो ताकि वो रिजल्ट दिखा सके।
नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड आल्सो बी अवॉइडेड। बार बार ट्रांसफर भी नहीं करना, रोटेशन भी अवॉइड करनी है, अदरवाइज वो डिससेटिस्फाई होगा और छोड़ के चला जाएगा। अब अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो बेनिफिट क्या होने वाला है? सबसे पहले हमारा जो एम्प्लॉय है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसको लगता है कंपनी मेरे को निकालने वाली नहीं है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। उसकी जो रेपुटेशन है कंपनी की वो भी बढ़ेगी कि यार ये बड़ी अच्छी कंपनी है, एम्प्लॉय को निकालती नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। स्किल्ड वर्कर्स ऐसी जगह पे और इंक्लाइंड होंगे काम करने के लिए कि भैया यहाँ बंदे की कदर है, इस जगह पे चलो। तो स्किल्ड वर्कर और आपको मिलेंगे, आपकी कंपनी में काम करने के लिए आएंगे। एंड लेस एक्सपेंडिचर ऑन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। डेफिनेटली जब वर्कर को आप मिनिमम टाइम दे रहे हैं तो बार बार निकाल नहीं रहे हैं, तो आपका वो रिक्रूटमेंट का खर्चा बचेगा, ट्रेनिंग में जो लगाओगे वो भी आपका बचेगा। फिर आता है अगर हमने इसको वॉयलेट किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वर्कर रखा, नहीं पसंद आया फटाफट निकाल दिया, बार बार उसकी शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसा अगर हम उसको वॉयलेट करते हैं प्रिंसिपल को, तो नुकसान क्या होने वाला है? सबसे पहले डिक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की रेपुटेशन खत्म, यार ये कंपनी बड़ी बेकार है, जब देखो एम्प्लॉय को निकाल देती है, तो यहां पे ऐसी कंपनी में कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर। डेफिनेटली ट्रेनिंग पे और रिक्रूटमेंट पे बार बार खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय निकालोगे फिर नए एम्प्लॉय रखोगे, कितना खर्चा होगा उनके रिक्रूटमेंट पे भी और ट्रेनिंग पे भी। फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग में लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। और अब जब बार बार शिफ्टिंग कर रहे हो वर्कर की, जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी, मज़ा नहीं आ रहा, कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं जा रहा हूँ, एक जगह टिक के काम नहीं करने देते, तो वर्कर आपका डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। देन मे लीड टू हाई लेबर टर्नओवर। डेफिनेटली जब वो डिससेटिस्फाइड होगा, मज़ा नहीं आएगा काम करने का, हो सकता है वो छोड़ के भी चला जाए और लेबर टर्नओवर बढ़ भी जाए। अब आता है अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये बड़ा बढ़िया प्रिंसिपल है। फ्यूल कहता है देखो अपने वर्कर से अगर आपने काम लेना है ना, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अपने वर्कर्स को इनकरेज करो कि वो मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। अगर उनके पास कोई अच्छी सजेशंस हैं तो वो आपको दें, और अगर कभी वो आपको सजेशन देते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आपको बेनिफिट होता है, तो आप उस वर्कर को ज़रूर इसके बारे में बताएं, हाईलाइट करें, इनकरेज करें। हाँ भाई आपने ये सजेशन दी थी, हमने इम्प्लीमेंट करी, हमें बेनिफिट हुआ, उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करें। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम बाकी को वर्कर को भी, किसी और वर्कर को अगर कोई आइडिया आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या कहते हैं ये? वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। कि वर्कर अपने नए प्लान्स लेके आए इम्प्रूवमेंट के लिए, नई नई चीज़ें बताएं आपको। द मैनेजमेंट शुड इनकरेज इनिशिएटिव अमंग देयर एम्प्लॉयज। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इनको इनकरेज करें। इससे फायदा होगा कि अगर वर्कर आपका पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया ना, आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करने लग गया, यानी प्लानिंग आपको बताने लग गया, तो आपके लिए और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। अब अगर हमने इसको फॉलो किया तो बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे एम्प्लॉय का। उसको लगेगा यार मेरे से मेरा जो एम्प्लॉयर है सलाह मांग रहा है, सजेशन ले रहा है, और अगर मेरी अच्छी सजेशन उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, हाँ यार ये मेरी अपनी कंपनी है, मैं जो सजेशन देता हूँ मानी जाती है, यहाँ अपनी चलती है भाई, चलती है भाई अपनी, जो मैं कहता हूँ मेरे सर वही काम करते हैं, तो कितनी सेटिस्फेक्शन आती है, एक बिलोंगिंगनेस आती है कि दिस इज माई कंपनी। एंड इंक्रीज द सेंस ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट भी बढ़ेगी। अब अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया, एक एम्प्लॉय आपके पास बड़ा अच्छा आइडिया लेके आया, एम्प्लॉयर ने कहा चलना साइड में हो, भाई बढ़िया आइडिया नहीं है, या अगर आपको आइडिया ठीक भी लगा, आपने इंप्लीमेंट भी करा, लेकिन उसको कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको शाबाशी नहीं दी, किसी को बताया नहीं कि भैया इसका आइडिया था, तो डेफिनेटली ये आपने क्या किया, प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया। अब इसका नुकसान क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, यार हमारी को सुनता ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं मानता। लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी गिर जाएगी। डेफिनेटली कॉज इज लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब दिमाग में नेक्स्ट टाइम आइडिया भी आएगा ना, छोड़ना यार इन्होंने कौन सा मानना है, इनको बताने की जरूरत नहीं है, तो वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मे लीड टू हाई लेबर टर्नओवर। और डेफिनेटली जहाँ पर उनकी सुनी नहीं जाएगी, उनको वेटेज नहीं दी जाएगी, वर्कर काम करने का मन नहीं करेगा, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए। अब मेरे बच्चे आता है हमारा लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरी डी कॉप्स। माय डियर, ये बड़ा प्यारा प्रिंसिपल है। फ्योल ने कहा देखो मैनेजर का रोल है
अपनी कंपनी के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए कि टीम स्पिरिट पैदा हो। और उसको करना क्या है, आई को रिप्लेस करना है वी के साथ। एक ऐसा कल्चर कि सबको लगे यार हम इकट्ठे हैं, हम सब साथ हैं, और हम जो कर रहे हैं कंपनी के लिए कर रहे हैं, ये मेरा तेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है, हमारी कंपनी का काम है। तो एक ऐसी टीम स्पिरिट पैदा करना मैनेजर का रोल है। यानी कि मैनेजर को क्या चाहिए, ही शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉय। यानी एक एज ए टीम काम करें। और वो कहता है कि मैनेजर को क्या चाहिए, रिप्लेस करे आई को विद द वी। अपनी हर कंजर्वेशन में जब बात कर रहे हैं, कभी ये ना बोले मैंने ये किया मैंने ये किया, हमेशा क्या बोले हमने ये किया, हम सबके एफर्ट से ये हम अचीव कर पाए। तो मैनेजर को चाहिए जब वो अपनी बातों में अपनी कंजर्वेशन में ये चीज़ें लेके आएगा, जब भी बात करेगा हम यूज़ करेगा, तो वर्कर को भी समझ आ जाएगा कि हम सब इकट्ठे हैं और कंपनी के अंदर वो कल्चर शुरू हो जाएगा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिटी कॉर्प्स। अब अगर हम इसको मानते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है, नंबर 1 इट डेवलप्स टीम स्पिरिट। डेफिनेटली कंपनी के अंदर क्या आएगी, एक टीम स्पिरिट आएगी। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, आप ग्रुप गोल को इजिली अचीव कर पाओगे। डेवलप ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, और बिलोंगिंगनेस की आप फीलिंग आएगी, हाँ भाई ये हमारी कंपनी है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं इसके लिए। देन अगर आपने इसको वायलेट किया तो क्या होगा, टीम गोल मे नॉट बी अचीव। भाई जब सब अपना अपना काम करेंगे तो टीम गोल जो कंपनी का गोल है वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल। डेफिनेटली सर, अगर हमारी को टीम स्पिरिट नहीं होगी और जो हमारा इंडिविजुअलिज्म है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हर बंदा मेरी मेरी करेगा, तो कहीं ना कहीं से कंपनी को भी नुकसान होगा और उन इंडिविजुअल्स को भी नुकसान होगा। तो ये थे मेरे बच्चे हमारे प्रिंसिपल्स फ्यूल के, हमने कर लिए। अब मेरे बच्चे बात करते हैं नेचर क्या है प्रिंसिपल्स की। अच्छा, मैंने ये बाद में कराता हूँ, कई बार आप देखो ना बुक में शुरू में होता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन मैं बाद में टॉपिक कराता हूँ, क्योंकि अब आपने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए ना, अब आपको नेचर बड़ी जल्दी समझ आएगी। तो पहली नेचर क्या है मेरे बच्चे, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के 14 ऑल आर फ्रेम्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी हमारे स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने रिसर्च किया, प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया इन प्रिंसिपल को बार बार, और फिर ये प्रिंसिपल दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये कैसे आया होगा कि मान लो 2 ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उन्होंने कंपेयर किया होगा कि पहले ग्रुप में एक बॉस है, यहाँ पे काम बड़े अच्छे से हो रहा है, और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा बॉसेज हैं, 2, 3, 4 बॉसेज हैं, यहाँ पे काम ढंग से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो यहीं से बार बार आपने अप्लाई किया कि जब एक बॉस है कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं, काम बढ़िया तरीके से हो रहा है, और जहाँ पे 2-3 बॉस है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, काम ढंग से नहीं हो रहा। तो क्या दे दिया उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यानी जितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, भाई कहीं भी चले जाए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह लगते हैं। आप देखिए ना प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगभग हर जगह लगते हैं। जब भी आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर पर्सन उस काम को बार बार करता है, तो वो क्या हो जाता है, उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये भी साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह क्या बताते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कमांड है, वो क्या कहते हैं, अगर मोर देन हमने 1 बॉस रखा तो देयर विल बी कंफ्यूजन और टाइम पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मोर देन 1 बॉसेस क्या है, कॉज, और टाइम पे काम का ना होना क्या है, इफेक्ट। ऐसे ही अगर 1 बॉस रखा तो काम टाइमली होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 1 बॉस क्या था, कॉज, और टाइम पे काम होना फिर क्या था, वो इफेक्ट। तो ये हमें कॉज एंड इफेक्ट भी बताते हैं। देन जर्नल गाइडलाइंस, अब एक बात बार बार फ्यूल ने बोली कि ये जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं जर्नल गाइडलाइंस हैं डिसीजन मेकिंग में, क्या गाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग में कि आप इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, यानी क्योंकि आपका बिजनेस जो एनवायरनमेंट है डायनेमिक है, हर समय सिचुएशन चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह आपका प्रिंसिपल लगेगा। ये सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस हैं जो आपको गाइड कर सकती है कि हाँ नॉर्मली आप डिसीजन ले सकते हैं ऐसा, लेकिन ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि आप इनको लगाएंगे ही लगाएंगे, हर बार आपको सेम रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। फ्लैक्सीबल, वो कहता है जो मैनेजर प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लैक्सीबल हैं, हम इनको अडेप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं
विद द प्रैक्टिस। तो यानी कि ये प्रिंसिपल हमारे रिजिड नहीं है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, रिजिड होते हैं, तो ये ऐसे नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, वहाँ मान लो 1 या 2 वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। लेकिन कल अगर उस कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है, 15, 20, 30 वर्कर वहाँ पे आ जाते हैं, अब हम डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। यानी पहले वो नहीं लग रहा था डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल, अब डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल लग रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। देन कंटीजेंट, इसका मतलब होता है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये डिपेंड करता है उस समय क्या टाइम है, कैसे उसको अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब एम्प्लॉइज कहते हैं हमें क्या चाहिए? फेयर एंड जस्ट रेन्यूमरेशन, ठीक है, लेकिन जो उनके लिए फेयर है, जो उनके लिए जस्ट है, हो सकता है कि ये बहुत सारी ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता हो। अब फॉर एग्जांपल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कितनी है, पेइंग कैपेसिटी कितनी है एम्प्लॉयर की, प्रिवेलिंग वेज रेट क्या है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनका कितना उनको रेन्यूमरेशन मिले, कितने वेजेस मिले। यानी उस समय क्या सिचुएशन है, उस जो वर्कर है वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना डिजर्विंग है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के लिए, फिर उस समय कंपनी की क्या हालत चल रही है, कितने पैसे दे सकती है, फिर इस समय ओवरऑल वेज रेट चल क्या रहा है, तो उस समय डिपेंड करेगा ना कि उसे कितनी सैलरी हम दे सकें। तो यानी ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कंटीजेंट होते हैं। ये अप्लाई जब होंगे तो उस समय क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से इनको अप्लाई किया जाएगा। देन मेनली बिहेवियर, कहते हैं हमारे जो मैनेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, इनका मेन मकसद क्या है कि ये गाइड करें, इन्फ्लुएंस करें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन प्रिंसिपल से। जैसे कि प्रिंसिपल और डिसिप्लिन अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इसको फॉलो करेंगे तो अपने आप कंपनी के अंदर डिसिप्लिन आएगा, उनके बिहेवियर में डिसिप्लिन आएगा, तो वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ऐसी प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट कॉप्स जब अडॉप्ट करते हैं तो उनमें क्या फीलिंग आती है? टीम स्पिरिट आती है, बिहेवियर चेंज होता है, आई को वी के साथ वो रिप्लेस करते हैं। तो यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। फिर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, इंपॉर्टेंस क्या है भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ये जो हमारे इतने हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड इनसाइट। देखो आज हमारा जो मैनेजर है उसकी एफिशिएंसी और जो इनसाइट है इनके कारण बढ़ गई है। आज एक मैनेजर अच्छे से राइट डिसीजन ले पा रहा है राइट टाइम पे, क्योंकि उनको प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, जर्नल गाइडलाइंस अवेलेबल है कि किस सिचुएशन में उसको कैसे क्या डिसीजन लेना है। तो डेफिनेटली इससे उसकी एफिशिएंसी और इनसाइट बढ़ी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को मानेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा और हम अपनी कंपनी को भी अच्छे से चला पाएंगे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो डेफिनेटली इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। देन साइंटिफिक डिसीजन, डेफिनेटली जब इन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करेंगे तो जो डिसीजन हम रैंडमली ले रहे थे अब उनको हम साइंटिफिकली वो डिसीजन ले पाएंगे जो मोर रियलिस्टिक होंगे, बैलेंस्ड होंगे और कहीं भी पर्सनल बायसनेस उसमें नहीं होगी। देन मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, हमारे जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं आज की डेट में जो हम कहते हैं ना मैनेज प्रिंसिपल्स क्या है, डायनेमिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो हमारी इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब डेफिनेटली देखो ना अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फुलफिल कर रहे हो, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, सबको प्रॉपर एन्यूमरेशन दे रहे हो। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी एक मैनेजर अच्छे से फुलफिल कर पाएगा जब वो इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, आज आप देखिए ना अगर आप कल मैनेजमेंट स्टडी करने जाएंगे, जैसे आप बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जा रहा है इन प्रिंसिपल्स के बारे में, इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, आपको एजुकेट किया जा रहा है ताकि आपको इनकी नॉलेज हो और फ्यूचर में जब आप मैनेजर्स बने तो आपको दिक्कत ना आए, आपको इनकी नॉलेज हो और ईजिली आप डिसीजन ले सके। तो इसके साथ मेरे बच्चे हमारा जो फ्यूल प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया है टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब इस लेक्चर को अच्छे से सुनना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना
और बेटे, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अलग से, तो आप अगर चैनल में जाएंगे तो आपको इजीली प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया बढ़िया पढ़ें। एंड आई प्रॉमिस यू एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।